चलिए अमेंडमेंट्स देखते हैं। F6 के जो अपना कोर्स है उसमें फ्रॉम दिस जून ऑनवर्ड्स कुछ चेंजेस हुए, एक एक करके जरा उन चेंजेस को देखते हैं। सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो हुआ है एम्प्लॉयमेंट वाले आपके चैप्टर के अंदर। ठीक है, मैंने चेंजेस को डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर्स, एंड जो अमेंडेड नोट्स हैं वो आप लोगों को पीएफसी की जो ऐप है उस पर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप उन अमेंडमेंट नोट्स को रेफर कर सकते हो फॉर ऑल दोस अमेंडमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, एक एक करके अमेंडमेंट देखते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी साथ साथ में करते रहेंगे ताकि आप लोगों को उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है चेंजेस का वो भी समझ में आता जाए। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज जो हुआ है दैट इज इन द अलाउंस अवेलेबल और डिडक्शन अवेलेबल टू एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम। लास्ट ईयर्स अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चली रही है तो वी आर ऑल अवेयर कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इज वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, तो यूके के अंदर भी जो आपको बेसिकली अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको घर के कुछ खर्चे जो एडिशनल लग रहे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा लग रही हो, मे बी आप घर पे रह रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा अप्लायंसेस वगैरह यूज करने पड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बाय करने पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ करा है कि अगर आपको घर पे काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, वर्क फ्रॉम होम का कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, तो उसमें एक अमाउंट तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एंड until last year that figure was 4 pounds per week और 18 pounds per month। अगर आपको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है तो पर मंथ के बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपकी सैलरी वीकली बेसिस पे कैलकुलेट होगी तो पर वीक। ठीक है, यहाँ पे अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है और लिमिट को बढ़ा कर दिया गया 6 पाउंड पर वीक और 26 पाउंड पर मंथ। तो अगर आपको वीक के बेसिस पे अमाउंट मिलता है तो आप 6 पाउंड पर वीक तक अलाउंस डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और अगर मंथली बेसिस पे आपको अलाउंस मिल रहा है तो आप 26 पाउंड पर मंथ के बेसिस पे अलाउंस क्लेम कर सकते हो। नाउ व्हाट डज दिस अलाउंस मीन? बेसिकली सिंपल है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा होगा कि एक एम्प्लॉय है, केस 1 एंड केस 2, एक एम्प्लॉय है, लेट्स से ही और शी इज गेटिंग 5 pounds per week as allowance from his employer, और सेकंड केस में उनको 8 पाउंड पर वीक का अलाउंस मिल रहा है। लेट्स नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? तो सिंपल है भाई, आपको पर वीक के बेसिस पे मिल रहा है, एक साल में लगभग 52 वीक के हिसाब से होता है, तो हम कहते हैं कि आपको कुल मिला के 5 मल्टीप्लाई बाय 52, आपको साल भर में 5 मल्टीप्लाई बाय 52 आपको 260 पाउंड का अलाउंस मिला होगा, बट अलाउड अलाउंस 6 पाउंड तक का। इसका मतलब 6 पाउंड तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, आपको 6 पाउंड तक कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 500 312, तो आप एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपने इनकम में से 260 माइनस 312 52 का। तो आपकी सैलरी के अंदर से आप 52 का ये एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो क्योंकि अलाउड है। अब आप बोलोगे सर किसी एम्प्लॉय को मिल ही नहीं रहा है कुछ भी, तो वो क्या कर सकता है? तो वो पूरा 312 रुपीज क्लेम कर सकता है, उसको रिसीव अमाउंट जीरो है, 312 का डिडक्शन अलाउड है मैक्सिमम, तो आप पूरा ही 312 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फ्रॉम योर इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम। ठीक, इसी का उल्टा जहां पे एम्प्लॉय को ज्यादा मिल रहा है, लिमिट के ऊपर मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 52 460, अलाउड है 6 पर वीक के हिसाब से, तो 6 मल्टीप्लाई 52 इज अलाउड, तो इट इज 312। सो जो डिफरेंस है आपका अब 104 रुपीज, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है, दिस विल बी टर्म्ड एज अ टैक्सेबल अमाउंट। तो ये आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा और इसके ऊपर आप अपने नॉर्मल रेट्स के ऊपर टैक्स दोगे, स्लैब रेट की बेसिस पर टैक्स दे दोगे। ठीक है ना? तो अगर आपको कम अमाउंट मिल रहा है तो आप जितना अमाउंट जितना अलाउड है उससे जितना भी आपको कम मिला है वो तो डिडक्शन मिलेगा, और जो बचा हुआ है उस पर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर रहे थे 52 का। और अगर आपको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलता है तो आप पूरे के पूरे का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मंथ के बेसिस पे है तो कैलकुलेशन 26 मल्टीप्लाई बाय 12 के से बेसिस पे चल जाएगी। ठीक है, तो पहले ये लिमिट 4 और 18 हुआ करती थी, अब इस लिमिट को बढ़ा करके 6 और 26 कर दिया गया। अच्छा पॉइंट है, नोट करके रखना, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, पिछली बार के अटेम्प्ट में भी वर्क फ्रॉम होम के क्वेश्चन आए थे, तो इस टॉपिक को आप जरूर नोट कीजिएगा। तो ये एक अमेंडमेंट है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में हुआ है, ठीक है, छोटा सा एक अमेंडमेंट है बट इसके इम्प्लीकेशंस भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ है अपने साथ में वो हुआ है कि आपकी जो अप्रोप्रिएट परसेंटेज की रेट है या आपकी जो ORI है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप कहते थे, ऑर्डिनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बढ़ के ये कम हो गई है, सॉरी, और कम होके हो गई है 2.25%।
पहले 2.5% हुआ करती थी, अब 2.25% हो चुकी है। तो इसका मतलब जब भी आप ओआरआई वाला क्वेश्चन करोगे किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप के सिनेरियो के अंदर, आपको अब रेट 2.25 के बेसिस पे लेनी। तो इसका सबसे पहला इंप्लीकेशन पड़ता है आपके जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन वाले क्वेश्चन पे। जब हम नॉन जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन से क्वेश्चन पे, जब हम नॉन जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि आपको एक बेसिक चार्ज देना पड़ता है और एक एडिशनल चार्ज देना पड़ सकता है जब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन होती है। और एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन, उसमें से लेस करते हैं 75,000 की लिमिट, मल्टीप्लाई करते हैं उसको एक अप्रोप्रिएट परसेंटेज से। तो अब जो वो अप्रोप्रिएट परसेंटेज है, पहले वो 2.5 हुआ करता था, अब वो 2.25 होगा। तो आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट मार्क भी कर रखा है, आप अपनी बुक्स में भी मार्क कर सकते हैं या नोट से यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या चेंज आएगा इस वजह से। तो देखो हमारे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई सचिन है एक पर्सन, वो एक हाउस उनको प्रोवाइड करा था उनके एम्प्लॉयर ने, ठीक है। और ये हाउस एम्प्लॉयर को कॉस्ट क्या था 90,000 व्हेन इट वाज अक्वायर्ड इन जून 2015। जब जून 2015 में एम्प्लॉयर ने इस हाउस को एक्वायर करा था तो ये 90,000 की कॉस्ट का था। सचिन को ये घर जो मिला है, ये मिला है जून 2020 में, ये अपने को नीचे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है देखो, सिंस द टाइम जब आपने एक्वायर करता उसके बाद में द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट हैव टेकन प्लेस। फर्स्ट, फरवरी के अंदर आपने कंजर्वेटरी ऐड करी थी 15,000 पाउंड्स की, आपने एक अगस्त 2018 में रीडेकोरेशन करा था 2,000 पाउंड का, आपने जुलाई 2020 में गार्डन का एक्सटेंशन करा था 10,000 पाउंड। एनुअल वैल्यू हाउस की दे रखी है आपको 1700, मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है अप्रैल 2020 की और जून 2020 दोनों डेट्स की। अकोमोडेशन इज नॉट जॉब रिलेटेड एंड सचिन पेज अ रेंट ऑफ 100 पर मंथ टू हिज एम्प्लॉय। तो ये जो रेंट आप पे कर रहे हो उसको आप डिडक्ट कर लोगे लास्ट में जाके, ठीक है। अपने को बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एसेसिबल फॉर द टैक्स ईयर 2021 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सचिन मूव्ड इन ड्यूरिंग जून 2020। आपको बोला जा रहा है वो जून 2020 में जब मूव इन कर रहा है तब आप कैसे काम करोगे, ठीक है। अब हमें पता है जून 2020 में आपने मूव इन करा है, आपका हाउस जो है वो एक्वायर हुआ था जून 2015 में, तो अपनी जो 6 ईयर वाली कंडीशन होती है वो फुलफिल नहीं हो रही। हमारे ये कंडीशन है कि भाई अगर आपको हाउस के ऊपर इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंप्रूवमेंट्स की कॉस्ट को इंक्लूड करना है, ठीक है, इन द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन, तो हमारे पास में 6 ईयर की लिमिट है कि वेयर द एम्प्लॉय अक्वायर्ड द अकोमोडेशन मोर देन 6 ईयर्स बिफोर द फर्स्ट प्रोवाइडिंग इट टू द एम्प्लॉय। तो उस केस में हम कहते हैं अगर 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो फिर आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। कौन सी डेट की? यूज द मार्केट वैल्यू व्हेन फर्स्ट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। जिस डेट को आपने एम्प्लॉय को फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया था उस डेट की मार्केट वैल्यू आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, ठीक है। और कैपिटल इंप्रूवमेंट्स के लिए भी हम ये कहते हैं कि कैपिटल इंप्रूवमेंट्स आपको वो लेने हैं जो ईयर के स्टार्टिंग से पहले कंप्लीट हो चुके, जो इस साल की स्टार्टिंग से पहले बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, वो वाले आपको कैपिटल इंप्रूवमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। लिखा हुआ है कैपिटल इंप्रूवमेंट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर की स्टार्टिंग से पहले। तो अब अपने को इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी सबसे पहले, तो कि भाई किस हिसाब से अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करेंगे। तो जब अकोमोडेशन की आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ध्यान से देखोगे भी आपके पास में कॉस्ट और इंप्रूवमेंट दोनों की अगर आप बात कर रहे हो तो हमारे पास में कॉस्ट कितनी है सर? हमारे पास में कॉस्ट है 90,000 की। उसके बाद में हमने कुछ एक्सपेंडिचर करा है, कुछ कैपिटल इंप्रूवमेंट करा है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था 2016 के अंदर एक कंजर्वेटरी ऐड करी। तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो अब आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 90,000 प्लस 15,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या हम सर ये जो रीडेकोरेशन को ऐड कर सकते हैं? नहीं, रीडेकोरेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। गैरेज एक्सटेंशन, ये आपको बोल रखा है जून 2020, जुलाई 2020। हमारा ईयर तो सर अप्रैल 2020 में स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब ये ईयर स्टार्ट होने से पहले नहीं हुआ, ईयर स्टार्ट होने के ये मिड ऑफ द ईयर हुआ है, तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 105। इसके बेसिस पे हम अब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब तो सिंपल है भाई, बेसिक चार्ज निकालना है। बेसिक चार्ज के लिए आपके पास में एनुअल वैल्यू दे रखी है 1700 की, तो आपने उससे बेसिक चार्ज निकाला है 1700 का। आपके पास में एक्सपेंसिव अकोमोडेशन चार्ज के लिए आपके पास में वैल्यू होगी 1,70,000, आपके पास में 1,05,000 की, उसमें से 70,000 आपने लेस करा और जो बचा हुआ वैल्यू आई है उसको अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2.25 से। पहले यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते थे 2.50 थे, बट आफ्टर अमेंडमेंट अब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.25 से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। तो अब आपके पास में अमाउंट आ गया 675 का, आपका टोटल अमाउंट निकल के आता है 2375। बट एक और चीज सर, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जून 2020 में मूव इन कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अप्रैल मई
ठीक है, 2 महीने आपने हाउस को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली अपने एक्सपेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, अपने जो आपका टैक्सेबल बेनिफिट है फॉर अकोमोडेशन उसका आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि बिकॉज आपने सिर्फ 10 महीने ऑक्यूपाई करा है, 2 महीने ऑक्यूपाई नहीं करा 12 में से, तो 10 महीने का ऑक्यूपेशन रहा है आपका जून से लेकर के मार्च 2021 तक का, उसका हमने प्रोपोर्शनेट फिगर निकाल दिया, तो वो आ गया 1979। अब आपने कुछ कंट्रीब्यूशन पे भी करा है, हमें लिखा हुआ है कि भाई एम्प्लॉय ने हमारे 100 रुपीज पर मंथ पे करे, अब आप 10 मंथ्स के एक्वायर कर रहे हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 रुपीज का आपको रिडक्शन मिल जाएगा, तो ये अमाउंट आपने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया 1000 रुपीज का, तो आपके पास में टैक्स बेनिफिट बच गया 979। ठीक है जी, ये कब, जब आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करा था जून 2015 में और आपने प्रॉपर्टी में मूव इन कर रहे हो जून 2020 के अंदर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने को कहता है सचिन मूव्ड इन ड्यूरिंग जून 2020, तो मूविंग इन की डेट तो सेम है, बट द प्रॉपर्टी वाज एक्चुअली एक्वायर्ड फॉर 90,000 बाय द एम्प्लॉयर इन जून 2012। अब हमें बोला जा रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, आपको उसने आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है जून 2012 के अंदर, तो हमारे 6 ईयर्स वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। भाई आपने 2012 में एक्वायर करा तो 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आपके पास में ऑप्शन है कि अब आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू लेंगे। अब मार्केट वैल्यू अपने को दे रखी है जुलाई 2020 की और जून 2020 की। सर जुलाई की दे रखी है 200 लैक्स, ठीक है, 200,000 पाउंड, और यहाँ पे जून की आपको दे रखी है 165,000 पाउंड। तो हम लेंगे जिस डेट को एम्प्लॉय को आपने प्रोवाइड करा है, एम्प्लॉय को आपने प्रोवाइड करा जून के अंदर, तो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1,65,000। ठीक है जी, हमने 1,65,000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली, तो एनुअल वैल्यू तो सेम रही 1,65,000 माइनस 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2.25%, ये आपके पास में आ गया इस बार का एक्सपेंसिव अकोमोडेशन चार्ज। आपने इसको भी वही प्रोपोर्शनेट करा 10/12 से, क्योंकि आप यहाँ पर भी जून में मूव इन कर रहे हो, तो 10 महीने के हिसाब से, और कंट्रीब्यूशन जो है आपका आपने लेस करा, तो इस बार आपका टैक्स बेनिफिट आता है 2104 का। पिछली बार आ रहा था 979 का, इस बार आ रहा है 2104 का। नेक्स्ट आपको बोल रखा है बी पार्ट क्वेश्चन का, कहता है फॉर ईच ऑफ द सिनेरियो अबव, मतलब इन दोनों सिनेरियो के लिए, जब आप जून 2015 में एक्वायर कर रहे हो, जब जून 2012 में एक्वायर कर रहे हो, assuming Sachin remains in the property with no further improvements than the ones referred to the above, what will be the cost of providing the living accommodation for calculating the expensive accommodation charge for the tax year 2021-2022? तो हमारे पास में भाई बी के अंदर फर्स्ट सिचुएशन, जब आपने कॉस्ट जो प्रॉपर्टी है जब आपने एक्वायर करी थी, आप निकालनी है कि भाई सिनेरियो में आपकी कॉस्ट कितनी होगी, तो हमने निकाल दी है। तो कि भाई फर्स्ट केस में जब आपसे अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो भाई आपने एक्वायर करा है जून 2015 के अंदर, अब आप बोलोगे सर जून 2015 में अगर हमने एक्वायर करा है और अब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं टाइमलाइन की तरफ बात करूं तो जून 2015 से लेकर के आप रह रहे हो, मैं जून 2015 में सॉरी एक्वायर करा था एम्प्लॉय ने, और अभी हम निकाल रहे हैं, अब हम 21-22 की बात करें, तो हिसाब से तो सर 6 ईयर्स पूरे हो चुके। बट यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू लोगे। सुनना, मार्केट वैल्यू कब लेते हैं, लाइन जो लैंग्वेज है एक्ट की वो क्या कहती है, वो कहती है कि आपको उस डेट को कंसिडर करना है जिस डेट पे एम्प्लॉय फर्स्ट प्रॉपर्टी में मूव इन कर रहा है। हमारा एम्प्लॉय प्रॉपर्टी के अंदर जून 2020 में मूव इन कर चुका है, तो अब जून 2020 में यहाँ पे 5 साल ही हुए थे, तो अभी भी क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपन 6 साल ले लेंगे, अभी भी 5 साल की कंडीशन 5 साल की ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सेम प्रॉपर्टी पे चलता रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर की जब हम बात करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि भाई अब नेक्स्ट ईयर भी जब सचिन रह रहा है, तो वहां पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन है फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेंसिव अकोमोडेशन चार्ज फॉर द टैक्स ईयर 2021, उसमें आपकी वैल्यू तो सेम ही रहने वाली। ठीक है, आप वही ओपनिंग जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसी को लेके चलते, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपकी 90,000 की, आपने कंजर्वेटरी ऐड करी थी 15 की, तो वो तो हम ऐड करेंगे, तो 1,05,000। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अब आपका गैरेज का एक्सटेंशन भी पूरा हो ही चुका है, और गैरेज एक्सटेंशन भी कैपिटल खर्चा होता है, तो अब 10,000 और ये छोड़ दिया जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए जब हम वैल्यू लेंगे एक्सपेंसिव अकोमोडेशन की कॉस्ट के लिए, तो हम उसमें 90,000 प्लस 50 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 115,000। कब, जब जून 2015 में एक्वायर करा। अब नेक्स्ट लाइन, जब आपने जून 2012 में एक्वायर करा तब क्या होगा। अब जून 2012 में एक्वायर करा है और हमारी एक्विजिशन की हमारा जो डेट है, जिस डेट को एम्प्लॉय को मिल रहा है, वो तो जून 2020 अभी भी, तो हिसाब से यहाँ पे 6 साल पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे पहले ही 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पे मार्केट वैल्यू ली थी उस डेट की जिस डेट को आपने एम्प्लॉय को पहली बार प्रॉपर्टी दी है। एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी हमने दी जून 2020 में, उस दिन की वैल्यू थी 1,65,000।
बट समझना अब तो ये नेक्स्ट ईयर आ चुका है, नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 की बात कर रहे हैं हम। अब 2021 से पहले देखो एक खर्चा और अपन ने कर लिया, एक अपने इंप्रूवमेंट करा, कैपिटल इंप्रूवमेंट बाय द नेम ऑफ गैरेज। गैरेज एक्सटेंशन जून 2020 के बाद पूरा हुआ है सर, जुलाई 2020 में हुआ है, और हम तो जून 2020 तक की मार्केट वैल्यू ले चुके हैं। तो उससे पहले के जून 2020 से पहले के जितने भी कैपिटल इंप्रूवमेंट्स है उनकी वैल्यूएशन में तो हमने इंक्लूड कर लिया होगा, मार्केट वैल्यू निकालते हो उन कैपिटल इंप्रूवमेंट्स को तो हमने कंसीडर कर लिया, इसलिए हमने 15,000 की कंजर्वेटरी इंक्लूड नहीं करी थी। बट अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं और ये खर्चा जो है वो वैल्यूएशन के बाद हो रहा है, हमारा वैल्यूएशन निकला है जून 2020 को, तो उसके बाद वाली डेट पे हो रहा है, तो इसलिए हम इसको भी ऐड कर लेंगे। तो अब अपने नेक्स्ट ईयर के लिए जब अपन अमाउंट निकालेंगे तो 165 प्लस 10,000 की हमारी जो हमने गैरेज एक्सटेंशन किया है वो जोड़ देंगे। तो अब हमारा सेकंड केस में जहां पे आपकी जून 2012 की परचेज है, वहां पे आपके एक्सपेंसिव अकोमोडेशन चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, वो आएगी 1,75,000 पाउंड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। छोटा सा फर्क है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन करने का तरीका तो सेम रहा, बट मैंने यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर लिया है। पहले अब 2.5 से कर रहे थे, अब हम 2.5 कर रहे थे, बाकी सब चीजों में कोई चेंज नहीं, वो तो सेम जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक सेकंड चेंज इस चैप्टर का। एक और चेंज जो हमारे चैप्टर में आया है दैट इज रिलेटिंग टू एक नया मतलब सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट चेंज है विच इज रिलेटेड टू कार एमिशंस। जब हमने मोटर कार के बेनिफिट की बात करी थी, हमने कहा था जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्राइवेट यूज के लिए एक मोटर कार प्रोवाइड करती है तो हम कहते हैं देयर नाउ इज अ टैक्सेबल बेनिफिट। अगर आपको मोटर कार मिल रही है और आपने सिर्फ कंपनी के पर्पस के लिए यूज करा तो देयर इज नो टैक्सेबल बेनिफिट, बट अगर आप प्राइवेट यूज कर रहे हो तो देयर इज अ टैक्सेबल बेनिफिट जो हम निकालते हैं। और उसके लिए हमारा फॉर्मूला था लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज, और उसके लेस करते थे अगर एम्प्लॉय का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द कार। अब यहाँ पे क्योंकि एक तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज की बात की जा रही है, अप्रोप्रिएट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पे निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ कार के एमिशंस, कि कितने कार का एमिशन है उसके बेसिस पे उसका परसेंटेज निकाला जाता था। इसमें चेंज आया, ठीक है ना। आपको पहले की जो लिमिट थी वो बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है, अब हमने इंक्लूड करा है सबसे पहले इसमें एक तो इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में बोल रखा है इलेक्ट्रिक कार, कार जो आपको बोल रखी है वो इलेक्ट्रिक पावर्ड कार है, तो नाउ देयर इज 0%। अगर आपको इलेक्ट्रिक कार मिलती है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्सेबल बेनिफिट देने की जरूरत नहीं, बिकॉज अप्रोप्रिएट परसेंटेज इज 0। गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, यूके ने तो प्लेज कर दिया है कि आफ्टर 2025 आप हमारी कंट्री में कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार नहीं बेच सकते। मतलब या तो आपको हाइब्रिड कार बेचनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिक कार बेचनी पड़ेगी। नॉन हाइब्रिड कार जो आपकी डायरेक्टली पेट्रोल डीजल पे चलती है प्योरली, जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार होती है, वो अलाउड नहीं है 2025 के बाद। तो उसके लिए उनको इंटेंसिव इंसेंटिव तो देना पड़ेगा कंपनीज वगैरह को, और कंपनीज वगैरह काफी बड़ी बड़ी फ्लीट्स परचेज करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए भी परचेज करती है। तो इस वजह से हमने यहाँ गवर्नमेंट ने ये एक पॉइंट इंक्लूड करा है इस साल से कि अगर आप इलेक्ट्रिक पावर्ड कार अपने एम्प्लॉय को देते हो यूज करने के लिए तो उसका अप्रूव्ड परसेंटेज फॉर दिस ईयर इज 0। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा वापस ये परसेंटेज, बट अभी इस साल से ये 0, आने वाले 5 सालों तक ये ऐसे चलेगा, उसके बाद में फिर इसको बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा थोड़े दिनों बाद। सेकेंड स्लॉट उन्होंने ऐड करी है कि कुछ ऐसी कार्स होती है जो हाइब्रिड होती है, मतलब उनमें इलेक्ट्रिकल इंजन भी है, मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर भी है, बट उनके साथ में एक छोटा या जैसा भी आपको लगता है पेट्रोल इंजन भी होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स भी होती है, तो वो अलाउड है। 2025 के बाद में आप हाइब्रिड कार्स बेच सकते हो, इलेक्ट्रिक बेच सकते हो। ओनली जो आपकी इलेक्ट्रिक कंबशन कार है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक आपके इंटरनल कंबशन इंजन पे चलती है वो अलाउड है, बट जिनमें दोनों टेक्नोलॉजी जो बैटरी पे भी चल सकती है कुछ टाइम के लिए, या बैटरी के साथ साथ में इंटरनल कंबशन इंजन पे भी चल सकती है, जिन्हें हाइब्रिड कार कहा जाता है, वो अलाउड है। तो हम कहते हैं हाइब्रिड कार अगर आप बेच रहे हो तो उस केस में हम कहते हैं कि आपको एक चीज तो ध्यान रखनी कि आपका एमिशन जो है ना वो 50 ग्राम के नीचे होना चाहिए। अगर आपकी हाइब्रिड कार है और उसका एमिशन अगर 50 ग्राम के ऊपर चला गया तो फिर यहाँ पे नॉन हाइब्रिड कार प्लस हाइब्रिड कार विच प्लस हाइब्रिड कार्स विथ एमिशंस ग्रेटर देन 50 ग्राम्स। तो यहाँ पे नॉन हाइब्रिड कार्स प्लस हाइब्रिड कार्स विद एमिशंस ग्रेटर देन 50 ग्राम्स दोनों को इंक्लूड करके हम बोलते हैं उनके लिए तो ये टेबल है फर्स्ट वन, ठीक है। प्योरली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए 0, जो 100% इलेक्ट्रिक कार है उनके लिए 0, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कार कौन सी जो 100% इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इनमें इंटरनल कंबशन इंजन है ही नहीं, सिर्फ बैटरी, जैसे आपकी टेस्ला वगैरह ये कार जाती है, ठीक है। और हाइब्रिड कार जैसे आपकी होंडा एकॉर्ड का मॉडल आ रहा है, कैमरी का मॉडल आता है, ये सारी कार है जो हाइब्रिड मोड पे चलती है, थोड़ी बैटरी भी है इनमें और थोड़ा इनमें इंजन भी है,
ठीक है, या आपकी BMW की i8 जो आती है जैसे वैसी कार, तो उनके लिए हम कहते हैं अगर आपका एमिशन 50 ग्राम से उसके नीचे है तो आप ये वाले टेबल के हिसाब से अप्रोप्रिएट परसेंट कैलकुलेट करोगे। बट अगर आपकी हाइब्रिड कार है और उसका एमिशन 50 ग्राम से ऊपर चला गया तो फिर आपका टेबल वो कॉमन टेबल जो दूसरी कार्स का है, जो इंटरनल कम्बशन इंजन वाली कार्स है, उनके साथ में आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपने को एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक कार दे रखा है तो अप्रोप्रिएट परसेंट 0, बट अगर हाइब्रिड कार के बारे में बोल रखा है तो अपने को चेक करना है सबसे पहले तो कि हाइब्रिड कार का एमिशन क्या है, 50 ग्राम से नीचे है या 50 ग्राम के ऊपर। अगर 50 ग्राम से नीचे है तो फिर हम इस टेबल के ऊपर आएंगे, ठीक है। और इस टेबल के अंदर हम चेक करेंगे कि भाई उस इलेक्ट्रिक रेंज कितनी है। हाइब्रिड कार्स का सिस्टम ऐसा होता है ना कि वो कमर्शियल इंजन पे तो चल ही सकती है बट साथ साथ में बैटरी पे भी चल सकती है। तो आप चाहो तो इंजन बंद कर सकते हो और सिर्फ बैटरी पे कार को चला सकते हो, या आप दोनों पे साइड बाय साइड चला सकते हो, या सिर्फ इंजन पे चला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन बैटरी का स्टेटस कितना है। तो अब हम चेक करेंगे, अपने क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वो बैटरी अलोन रेंज कितनी है, वो बैटरी पे अकेले कितनी चल सकती है। अगर वो कार 130 माइल से ज्यादा 130 माइल से ज्यादा इलेक्ट्रिक रेंज पे चल सकती है तो नाउ इट इज एड गुड एज इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। क्योंकि आप 130 माइल से ऊपर चला रहे हो तो सिटी के अंदर आपको नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी भी चलाने की जरूरत पड़ेगी, आपको इंटरनल कंबशन इंजन की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप वहां पे कह रहे हो कि आप जीरो, आप अभी भी जीरो रेट के अंदर आ रहे हो, आपका अप्रोप्रिएट जीरो। बट अगर आपकी रेंज 70 टू 129 माइल्स के बीच में तो आपका अप्रोप्रिएट परसेंटेज 3% हो जाता है। नॉमिनल है बट लगेगा कुछ तो लगता है। अगर 40 टू 69 की माइल की रेंज है आपकी इलेक्ट्रिक रेंज तो आपको 6% 6 पॉइंट का आपका परसेंटेज है, ठीक है। आपका अगर 30 टू 13 है तो 10, और 30 से नीचे है तो 12, ठीक है। और जैसे 50 ग्राम से इसके नीचे की बात करते हैं आपकी नॉन हाइब्रिड कार्स की, उनका भी परसेंटेज 0 12 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब डीजल कार विच आर नॉट मीटिंग RDE2 स्टैंडर्ड्स उनका 16 है, वो 4% बढ़ता है, वो पहले भी था अभी भी है ये तो, ठीक है ना। तो बाकी हम कह रहे हैं वो सी कार जो RDE2 सर्टिफाइड होती है, बेसिकली आपका एमिशन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हो तो 12%, इसको सेटिस्फाई नहीं करते हो तो 16%, और डीजल कार्स नॉर्मली नहीं करती, पेट्रोल कार तो RDE2 सर्टिफाइड होती है बाय गॉड, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है वहां पे कि हमारी रेंज कितनी है, फिर रेंज की बेसिस परसेंट परसेंट निकलता है। आपको पता पड़ा कि सर अब हमारी रेंज जो है ना वो है जीरो, मतलब क्या कहते हैं जीरो के आसपास है, बहुत ही कम है, 10 12 22 के आसपास की कुछ है। बट अगर आपका एमिशन 50 ग्राम के अभी भी नीचे ना तो आप 12 की रेंज में आ रहे हो। बट जैसे ही आपका एमिशन अब ऊपर चला गया, अब क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि एक कार है उसका एमिशन 65 ग्राम है लेकिन रेंज 120 है, तो भी हम बोलेंगे अब कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपका एमिशन 65 आ गया ना तो वो आप एक नॉर्मल कार की तरह ही ट्रीट कराओगे, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक रेंज की माइल 120 ही क्यों ना हो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। भले ही आपका इलेक्ट्रिक रेंज 120 माइल्स है, आप इस कैटेगरी में बी कैटेगरी में आ सकते थे 3% वाली में, बट बिकॉज आपका एमिशन 65 ग्राम आ गया जो इज विच इज मोर देन 50 ग्राम, तो आप बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कार की तरह ट्रीट करोगे, आपको नॉन हाइब्रिड कार की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और नॉन हाइब्रिड कार में हम कहते हैं अगर आप 50 ग्राम के नीचे हो तो 12, 50 टू 45 तक हो तो 30, 55 क्रॉस 55 टच कर जाते हो तो 40, और 55 के ऊपर फॉर एवरी इंक्रीज इन 5 ग्राम आपको 1% बढ़ाना पड़ता है अंटिल 37, ठीक है ना। तो जितने भी आपको एमिशन ग्राम दे रखा है उसके हिसाब से देखो 55 के ऊपर है तो आप लेस 55 डिवाइड बाय आपका जो 5 है तो उससे आपको निकल के आ जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है। जो भी आंसर आ रहा है उसके बेसिस पे 1% बढ़ाते रहोगे आप, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी की कार के क्वेश्चन बोल रखा है, बोरिस इज प्रोवाइडेड विद अ पेट्रोल पावर्ड कंपनी कार विद CO2 एमिशंस ऑफ 145 ग्राम्स। 145 ग्राम बोल रखा है, पेट्रोल पावर्ड कार है, नॉन हाइब्रिड कार होगी। तो पता है नॉन हाइब्रिड कार कैसे 55 के ऊपर जाता है, 14 प्लस कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो हमने कहा 14 को अब लगना ही लगना है, ठीक, 14% लगने लगा, उसमें कुछ ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए कैसे निकालोगे, आप 145 ग्राम्स का एमिशन है, 55 की हमारी लिमिट, तो 145 माइनस 55 डिवाइड बाय 5। ठीक, हमें बोल रखा है और एवरी 5 पॉइंट इंक्रीज 1% बढ़ेगा, तो 145 माइनस 55 कुल मिला के 90 ग्राम्स का इंक्रीज डिवाइड बाय 5, तो आपका 18% आप में ऐड करने पड़ेंगे। तो 14 18 आपका परसेंट हो जाएगा 32%। तो आपका अब अप्रोप्रिएट परसेंट निकल के आ रहा है 32%। तो लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 32% के हिसाब से आपका टैक्सेबल बेनिफिट निकल जाएगा। और कुछ अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया तो आप लेस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देखा है, देखो आपको बोल रखा है कि भाई एक फैशन पीएलसी है, उसने अपने एम्प्लॉइज को अलग अलग कार प्रोवाइड करी। तो फर्स्ट कार उसने प्रोवाइड करी है एक एम्प्लॉय को, ये डीजल कार है, मीटिंग RDE2 स्टैंडर्ड, RDE2 स्टैंडर्ड करी डीजल कार, मतलब वही 15 वाला 14% के हिसाब से, ठीक है। कार इज a list price of 13,500 but Fashion PLC secured a discount and paid only 12,500. The motor has official CO2 emission of 107 grams per kilometer. अब यहाँ पे अपने को निकालना है इसका कि क्या इसका चार्ज आप कैलकुलेट करोगे। तो वैसी सी बात है, हमें पता है कि भाई अपना लिस्ट प्राइस को लेकर के डिस्काउंट कंसीडर करने की तो हमें जरूरत होती है, डिस्काउंट को हम कंसीडर करते हैं, हम तो लिस्ट प्राइस लेके लिस्ट प्राइस दे रही है 13,500 की। अब हमें निकालना है अप्रोप्रिएट परसेंटेज, हमें बोल रखा है RDE2 सर्टिफाइड डीजल कार है, ठीक है, 107 ग्राम्स का बोल रहा है, तो 107 ग्राम्स माइनस 55 उसमें डिवाइड कर दो 5, तो ये आप निकल के आ जाएगा 107 माइनस 55 डिवाइड बाय इट इज 10.4, आपका आ रहा है 10.4, ठीक है। और हमें पता है 10.4 और यहाँ 14% तो लगने ही लगना, 7 माइनस 50 डिवाइड बाय 5 10.4 और 14 तो आपका रहना ही है, तो ये आपका हो जाएगा 24%। हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, पॉइंट को इग्नोर कर तो आपका हो जाएगा 24%, ठीक। तो ये हो गया आपका 24%। और इसमें से ये आपको बोल रहा है कुछ रखा गया यहाँ पे, अच्छा ऑन 6 अगस्त, ओके, आपको कार 6 अगस्त को मिली थी, इसका मतलब आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे लिए कार नहीं मिली, तो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अवॉइड कर लोगे, तो आपको अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने आपको, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने नहीं मिली, 4 मंथ का आप पे रिडक्शन क्लेम कर लोगे कि ये मुझे नहीं, सेम ऐसे, ठीक है। बोल रखा है भाई रिगार्डिंग बेट, बेट वाज प्रोवाइडेड विद डीजल पावर्ड कार थ्रू आउट द टैक्स ईयर, थ्रू आउट द टैक्स मिला, तो यहाँ पे आपको रिडक्शन करने की, कार डज नॉट मीट RDE2 स्टैंडर्ड्स, डीजल पावर कार है RDE2 स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती, मतलब 4% जाएगी। तो मोटर has a list price of 16,500 and the official CO2 emission rate 137 grams per, तो हमें पता है कि भाई जब कार RDE2 स्टैंडर्ड मीट नहीं करती तो हम 4% बढ़ा देते हैं, तो अब आपका 14% की जगह बढ़ के हो जाएगा 18%, ठीक है। तो 80% के बेसिस पे निकालना है, तो हम निकालेंगे 187 माइनस 55 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है 16.4, तो 16 16 32%, 16% तो था उसमें 16% और ऐड कर दिए, तो ये हो गया 32%। तो आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करोगे 32%। नेक्स्ट आ फ्रांसिको was started with a new petrol powered car throughout the tax year 2021, प्रोडक्शन करने की जरूरत है। Francisco was required to contribute 3,000 towards the purchase of the car. Motor has a list price of 22,600 and official CO2 emission rate is 214 grams per liter. तो फ्रांसिको पेड कंपनी 1,200 during the year for the use of the private car. आपने 1,200 का यूज के लिए भी आपने पे कर रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 214 ग्राम से, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट पे आप काम कर रहे हैं तरीके से, आप चाहो तो निकाल सकते हो 240 माइनस 55 डिवाइड बाय 5, तो ये आपका 31% पहले से आ रहा है, हमारी रेट मैक्सिमम 30 से जा सकती है, तो यहाँ अपन 100 पे काम, मतलब एक तरह से मैक्सिमम पॉसिबल रेट पे काम कर रहे हैं। हमें बोला लिस्ट प्राइस दे रही है 22,600 के 1000 का आपने कंट्रीब्यूट करा, तो जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है आप लेस कर सकते हो अप टू 5,000 अलाउड है, तो हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे लेस कर दें, तो हमारे कंज्यूमर केस क्या हो जाएगा भी, आपको बेनिफिट है आपने कैलकुलेट कर दिया 19,600 के ऊपर, क्यों, क्या आपकी प्राइस में 3,000 आपने खुद ने पे,
तो आपने लेस कर दिया, मैक्सिमम परसेंटेज पे निकाल दिया 31, क्योंकि 15 प्लस 31 करते तो बहुत ज्यादा थी। हमारी लिमिट है कि मैक्सिमम 37% तक आप जा सकते हैं, तो आपने निकाला। और क्योंकि आप खुद यूज के लिए पे करा है, जो यूज का पेमेंट है वो आपने लेस किया यहाँ पे 1200 का, तो आपका टैक्स बेनिफिट क्या आ गया 6052 का। नेक्स्ट आप क्वेश्चन दे रखा है रिगार्डिंग डायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए बोल रखा है इट वाज प्रोवाइडेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक का ना, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक दे रखी है, तो मेरे को सबसे पहले एमिशन चेक करना है कि क्या एमिशन 50 के नीचे है, क्योंकि अगर एमिशन 50 के नीचे है तो मैं इस टेबल के अंदर हूँ, और एमिशन 50 के ऊपर तो मैं नॉर्मल टेबल में चला जाऊंगा। तो मुझे चेक करना है, तो एमिशन क्या बोल रखा है, देखो बोल रहा है थ्रू आउट द टैक्स प्रोडक्शन करने की जरूरत है, लिस्ट प्राइस 60,000, ऑफिशियल CO2 ऑफ 69 ग्राम्स पर मीटर। ओके, अब उसी टेबल के अंदर काम करूंगा। और बोल रहा है इलेक्ट्रिक रेंज इज 41 माइल्स, तो 41 माइल्स मैंने ढूंढा, 41 माइल्स आपका आएगा सर इसमें थर्ड कैटेगरी में 42 के बीच, तो 6% की आपकी रेट है। Customer PLC also paid the road tax and the tax insurance maintenance of the car at the cost of 1600 during the tax year. इनसे हमें कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात 6% का हम दे रखा। डायरेक्ट की कॉस्ट 60,000 ऑफ लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 6% का अप्रूवल परसेंटेज, आपके पास में 3600 का आपके पास में टैक्स बेनिफिट है। एंड लास्ट आपको दे रखा है आयशा का। आयशा वाज प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक पावर्ड कार, बात ही खत्म। इलेक्ट्रिक पावर कार का CO2 एमिशन वैसे ही जीरो होता है, क्योंकि उसमें से कोई एग्जॉस्ट गैस नहीं निकल रही, CO2 एमिशन जीरो, इस वजह से उसके लिए कितनी भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे बेनिफिट जीरो हो जाएगा, अप्रोप्रिएट परसेंट जीरो। अपना आंसर आगे, ठीक है जी। ये आपका एक और अमेंडमेंट इस चैप्टर का वाज रिलेटेड टू कार्स। अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आएगा इलेक्ट्रिक पावर्ड कार और हाइब्रिड पावर्ड कार के बीच का जो पॉइंट है, इसको अपने को रखना है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन का एक्सपेक्ट पक्का कर सकते हो। इसके आते ही थे भी, और अपना और ज्यादा है, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट अच्छा है, बड़ा अमेंडमेंट है। नेक्स्ट दो छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए, लेकिन उनके ऊपर देखना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट हुआ है फ्यूल बेनिफिट, प्राइवेट फ्यूल, आपको जब फ्यूल मिलता है उसके बेनिफिट के ऊपर हम कहते हैं टैक्सेस बेनिफिट अराइजेस व्हेन फ्यूल इज प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, अगर आपको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको अलग से बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जब आपको फ्यूल भी मिल रहा है और प्राइवेट यूज के लिए मिल रहा है, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ता है। बेनिफिट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अब एक परसेंटेज निकालेंगे बेस फिगर का। ये बेस फिगर चेंज है, पहले ये बेस फिगर हुआ करता था 24,100 का, सॉरी, ठीक है, पहले 24,100 था, इस बार बढ़ा के 24,500 कर दिया गया इसको। ठीक है ना, तो 400 पाउंड का इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। आपको यहाँ पे वही करना है, परसेंटेज आप निकला था एसपी और CO2 जो पहले अपन चेक करी उसका डालो और मल्टीप्लाई कर दो बेस फिगर से, तो ये आपका एडिशनल टैक्सेबल बेनिफिट बन जाता है केस ऑफ फ्यूल। इसका बेस फिगर में अमेंडमेंट हुआ, ये चीज ध्यान रखना। सेम ऐसे एक और छोटा सा हुआ वैन के केस में। हम जब वैन अगर आपको एम्प्लॉयर के प्राइवेट यूज प्रोवाइड करते हैं, तो हम स्केल लेते हैं, एनुअल स्केल चार्ज लेते हैं, विच 3490 पर। इस साल पिछले बार ये अमेंडेड को पिछली बार जो था ये 3430 था, इसमें भी इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये दो छोटे छोटे अमेंडमेंट और हैं रिगार्डिंग फ्यूल एंड वैन। वैन का स्केल बढ़ चुका है 3490 और फ्यूल का आपका बेस फिगर हो चुका है 24500। तो इन के ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइवेट फ्यूल का पॉइंट दे रखा है, देखो कैसे Mark was provided with fuel for private use between 6 August 2020 and 5th April 2021. That was provided with the fuel for private use between 6 April and 31st December 2020. Mexico was provided with the fuel for the private use in 6 April 2020 and 5th April 2021. तो यहाँ पे लगभग पूरे साल के लिए दे दिया है. He made fashionable PLC 16 during the tax year 21 and towards the cost of private, although the actual cost of fuel was 1,000. ठीक है, तो अपन पहले मारवाला केस को ले लेते हैं कि आपने बेसिकली मारवा को फ्यूल बेनिफिट दिया फॉर 6 अगस्त टू 5th अप्रैल। हमारा स्केल हम तो अब अपना बेस फिगर है वो बढ़ चुका है, हमारा बेस फिगर बढ़ के हो चुका है 24,100 का, और मारवा का अप्रोप्रिएट परसेंटेज आया था वो अपना पिछले क्वेश्चन में आया था 24%। ठीक है, 14 प्लस 12% अपन कैलकुलेट कर,
ये रहा। तो 24% का जो अप्रोप्रिएट परसेंट है वही परसेंटेज आप यहाँ पर भी कैरी ऑन कर लोगे। हमने कहा ठीक इस बार इसका आपको स्टैंडर्ड का बेनिफिट नहीं मिला, तो उसके लिए आपने सेम परसेंटेज जो दे रखा था वही परसेंटेज लिया और उसे मल्टीप्लाई किया 24,500 को। लेकिन ये भी आपको अवेलेबिलिटी लेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आप यही अगस्त से लेके अप्रैल तक है, ठीक है, तो अगस्त से अप्रैल तक आप लोगे, बाकी का आपको लेस का मौका मिलेगा, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज बैटरी वगैरह में भी आपको बैटरी के लिए भी क्या क्या रखा है कि आपने 6 अप्रैल 31 दिसंबर तक के लिए ही दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 9 मंथ्स के लिए प्रोवाइड करा, तो 3 मंथ्स का रिडक्शन मिल जाएगा आपको। आपने यहाँ पर भी वही 24,500 को मल्टीप्लाई करा उसके अप्रोप्रिएट परसेंटेज से जो आप ड्यू टू एमिशन वाला निकालोगे, और उसमें से नॉन अवेलेबिलिटी को लेस कर दिया, 3 महीने की नॉन अवेलेबिलिटी को आपने यहाँ पे लेस कर दिया। तो ये आपका ऐसा प्राइवेट फ्यूल वाला ऐसे चेंज आया, छोटा सा चेंज है वैन वाले पॉइंट में कहते हैं कि भैया आपका जो स्केल चार्ज है वो बढ़ के हो चुका है 390, ठीक। और आपका जो टैक्सेबल बेनिफिट आ रहा है इन एडिशन और टैक्सेबल बेनिफिट 6 अराइजेस व्हेन द फ्यूल इज प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट माइलेज। अगर वैन के साथ में आपको कुछ अलग से प्राइवेट फ्यूल भी मिल रहा है तो उसका भी चार्ज बढ़ के अब 666 है, पिछली बार 655 था, तो इस अमेंडमेंट को भी नोट कर लेना, 666 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वैन मिल रही है तो स्केल चार्ज 349 होगा, और वैन के साथ साथ में पेट्रोल भी मिल रहा है तो उस केस में फिगर बढ़ के हो चुका है 666 पर एनम, ठीक है जी। अपने ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कर ही लिया था, पिछली बार 2.5 थी, इस बार घट के हो चुकी है 2.5 की, ठीक है। तो इसी के साथ में आपके एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर के अमेंडमेंट्स होते हैं खत्म। ये अमेंडमेंट्स है, ये नोट्स आप लोगों को पीएफसी के ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहां से इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक एक करके मैं आपको जितने भी बाकी के चैप्टर्स है उन सबके नोट्स भी अमेंडमेंट उनकी वीडियोस भी आप तक पहुंचा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो प्लीज रीच आउट टू अस, आपके जो भी डाउट्स रहे हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच।